नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बेहतर होंगे, खुश होंगे। आज की जो क्लास है इसमें हम ज्योग्राफी को कैरी आउट करने वाले हैं और ज्योग्राफी में लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें हम लोग ने भारत को बाहर से देखा कि वर्ल्ड में इसकी पोजीशन कहाँ है और ये कौन सी रेखा जो है भारत के बीचों बीच गुजरती है और सुरक्षा के अंदर आने वाले जो भी स्टेट्स हैं उन सारे राज्यों के बारे में भी हमने स्टडी करा। तो आज जो है हम कुछ बेसिक जानकारियाँ और इकट्ठा कर लेंगे और जब बेसिक जानकारियाँ खत्म हो जाएगी तो बेसिक जानकारियाँ के बाद हम अपना पहला स्टेट जो सबसे ऊपर में है यानी कि जम्मू कश्मीर को पढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर की सारी जानकारियाँ जो है इकट्ठा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो लास्ट क्लास में हमने देखा कि हमारे जो कर्क रेखा है वो हमारे भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है और इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया। सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान का कुछ भाग आता है। गुजरात राजस्थान के बाद हम बात करें तो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल और फिर त्रिपुरा एंड मिजोरम। इतने स्टेट जो है हमारे कर्क रेखा पर आती है। इसके बाद जो एक पॉइंट हमें और जानने हैं वो है कि इसके जो समुद्री तट हैं, यानी कि मैंने आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी बताया है कि यहाँ तीन जो है सागर हैं या बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। इस अरब सागर से लगने वाली जो तटें हैं ये पूरे कितने हैं, कितने किलोमीटर में, ये भी कल मैंने आपको बताया था। ये टोटल कितने हैं, 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर हैं। कितने हैं ये, 6100 पूरे किलोमीटर हैं, जिसमें से अंडमान निकोबार नहीं है। अगर हम इसमें अंडमान निकोबार को ऐड करेंगे, अंडमान निकोबार को, तो ये कुछ 7516 किलोमीटर जो है ये हो जाता है। होप इतनी बात को आप समझे होंगे। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस तट में आने वाले कौन कौन से राज्य हैं जो क्या करते हैं, इस वाले मतलब कि समुद्र से सीमा बनाते हैं यानी कि तट बनाते हैं। उन सारे राज्यों को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम अपने जम्मू कश्मीर वाले जगहों पे जो है विजिट करेंगे। चलिए हम देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो राज्य है वो कौन सा है, गुजरात है। कौन है सबसे पहला, गुजरात है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे। गुजरात के बाद अगर कोई आता है तो दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र और यहाँ आ जाती है गोवा। यहाँ पे एक छोटा सा क्या आता है, गोवा। तो इतनी बात आप याद रखेंगे। तीन स्टेट आप दो दो करके कपल बनाकर इसको याद करेंगे। अगर मैं टोटल राज्य की बात करूं कि इसमें कितने राज्य आते हैं तो टोटल राज्यों की संख्या कितनी है, एक साइड से 5 है और एक साइड से 4, यानी कि इधर आने वाली संख्या कितनी है, 5 है और इधर कितने हैं, 4 है। तो 1 बाय 1 करके जो है हम सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मैंने क्या बताया कि गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर गोवा है। इसके बाद हम देखेंगे तो कौन सा है, कर्नाटक है। आप सबको पता है कि यहाँ कौन सा है, कर्नाटक हो गया, कर्नाटक हो गया और इसके बाद कौन सा आता है, केरल हो गया। तो ये 5 राज्य इधर आते हैं। कौन कौन से आते हैं, गुजरात हो गए, यहाँ महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे गोवा हो गया छोटा सा, और यहाँ पे कौन हो गया, तो यहाँ पे कर्नाटक हो गया और 5वें नंबर पे केरल हो गया। तो ये 5 राज्य जो हैं इधर से यानी कि पश्चिमी साइड से जो है तट बनाते हैं। तट 5 कौन कौन से राज्य बनाते हैं तो आप याद रखेंगे, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया और चौथे की बात करें तो यहाँ पे कौन हो गया, कर्नाटक हो गया और लास्ट वाला केरल हो गया। केरल जो है यहाँ तक जो है कुछ इस तरह से तट जो है ऐसे बनाता है। चलिए अब हम आपको एक बार इस जो है आपको एक मैप में दिखा देता हूं, फिर हम अगला 4 को देखेंगे। पहले हम इस 5 को देख लेते हैं, फिर हम इसके आगे वाले जो 4 हैं उसको देखेंगे। तो ये होपफुली आपको मैप दिख रहा होगा। इसमें जो मैंने 5 राज्य बताए हम उसको देखते हैं। इसमें से 5 राज्य मैंने बताया कि सबसे पहला गुजरात है। आप देख सकते हैं ये राजस्थान क्या है, पाकिस्तान से लैंडलॉक हो गई। तो सबसे पहली जो हमारी समुद्र से सीमा और तट बनाती है कौन सी राज्य, गुजरात है। इसके बाद देखेंगे तो ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद देखेंगे, देखिए यहाँ छोटा सा गोवा है, एकदम छोटा सा गोवा आपको दिख रहा होगा। गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल। तो ये 5 राज्य जो हैं ये पश्चिमी तरफ जो है तट बनाते हैं। इसके बाद अगर हम पूर्वी की तरफ देखेंगे तो पूर्वी की तरफ जो है 4 राज्य हैं वो जो है समुद्र पे सीमा बनाते हैं। आइए देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन आता है, तो यहाँ पे आता है तमिलनाडु, और तमिलनाडु से ऊपर आएंगे तो यहाँ क्या आता है, आंध्र प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश से ऊपर जाएंगे तो कौन सा आएगा, उड़ीसा आएगा। उड़ीसा से ऊपर जाएंगे तो कौन आ जाएगा, ये पश्चिम बंगाल आ जाएगा। यानी कि 4 स्टेट जो इधर और 5 स्टेट इधर हैं। टोटल कितने हैं, तो 9 स्टेट जो हैं
हमें क्या देते हैं, पूरे 6100 किलोमीटर जो है इनका जो है ये डिस्टेंस है, जो कौन देते हैं, यही 9 राज्य मिलकर जो है समुद्र से सीमा बनाते हैं और देते हैं। और यहाँ पे कितने, यहाँ पे जो है बंदरगाह वगैरह हैं, ये सारे बंदरगाह मैंने अलग से बंदरगाह के सेपरेट लेक्चर बना दिए आप लोगों के लिए, वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन कौन से बंदरगाह कहाँ हैं, और मैं जल्दी ही इन तटों के नाम भी जो है इसके लिए भी एक सेपरेट जो है लेक्चर आपके लिए बना दूंगा, तो आप बंदरगाह वगैरह वहां से ऑब्टेन कर सकते हैं। और जो अभी हमें पढ़ने हैं हम उसी को सिर्फ देखेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि 6100 किलोमीटर है यहां से लेकर और यहां तक जो समुद्री तट है वो कितने हैं, 6100 किलोमीटर है, लेकिन हम इसमें अंडमान निकोबार ऐड कर देंगे तो ये कुछ हो जाएंगे 7516 7516 किलोमीटर। अब इसमें 0.5 भी लगा रहता है कि मतलब अब थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो इतनी बात को जो है आप लोग याद रखेंगे। होप यहां तक बातें अब आपको समझ में आई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। चलिए हम एक चीज और देख लेते हैं कि हमारे भारत के लैंग्वेज, भाषा को हम देख लेते हैं कि हमारे देश में कितने भाषा है। हालांकि हमारे देश में भाषा की संख्या है 1600, हमारे देश में 1600 तरीके के भाषा बोले जाते हैं। इनफैक्ट अगर हम किसी एक ही स्टेट की बात करें तो एक जो यहाँ पे छोटा सा बिहार है, बिहार में हर 5-10 किलोमीटर पे क्या हो जाते हैं, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो इसी तरह से हर स्टेट्स, पूरे कंट्री का अगर हम लैंग्वेज को देखें तो पूरे 1600 भाषा हमारे यहाँ बोले जाते हैं। कितने, 1600 भाषा जो है हमारे यहाँ टोटल बोले जाते हैं। तो इसमें से 1600 भाषा में से सभी भाषा को जो है हमारा संविधान मान्यता नहीं देता है। सिर्फ हमारे जो संविधान में कितने भाषा की उल्लेख है, तो 22 भाषाएं जिसको संवैधानिक जो है एक तरह से कह सकते हैं कि संवैधानिक लैंग्वेज घोषित किया गया है। 22 लैंग्वेज को जो है मान्यता दी गई है, हम ऐसा कह सकते हैं 1600 में से। तो आइए हम मैप की मदद से, जैसे आप ऐसे याद करोगे ना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, आपको भी लगेगा कि 22 लैंग्वेज याद करना दैट्स वेरी डिफिकल्ट। तो चलिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि आप मैप के थ्रू जो है इस चीजों को एकदम बहुत ही रैंडमली और बहुत ही कम समय में जो अपने दिमाग में डाल सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहां देखते हैं कि हमारा जो ऊपर वाला एरिया है इसको हम बोलते हैं कश्मीर। तो यहां पे कश्मीर में कौन सी भाषा हो गई, कश्मीरी। और हमारा ये पाकिस्तान, जो आज पाकिस्तान है पहले भारत हुआ करता था, उसमें इस वाले प्रांत पे सिंधी भाषा बोली जाती थी। ठीक है, यहाँ सिंधी भाषा बोली जाती थी। तो हम क्या करते हैं कि यहीं पे कश्मीर और सिंधी रख लेते हैं। तो कश्मीर सिंधी, पहला दूसरा लैंग्वेज क्या याद रखेंगे, कश्मीर सिंधी। और यहाँ पे हो गया पंजाब, तो कश्मीर सिंधी पंजाबी। और यहाँ जो यूपी और बिहार वाला एरिया है, यहाँ कौन सी भाषा को मान्यता मिली है, तो हिंदी। कश्मीर सिंधी पंजाब हिंदी, 4 आप बार बार रिपीट करेंगे, कश्मीर सिंधी पंजाब और हिंदी। कश्मीर सिंधी पंजाब और हिंदी। कश्मीर सिंधी पंजाबी, पंजाब नहीं, इसको पंजाबी बोलेंगे ना, हम लैंग्वेज की बात करें, स्टेट की बात अभी नहीं कर रहे हैं। तो कश्मीर सिंधी पंजाबी हिंदी, कश्मीर सिंधी पंजाबी हिंदी। चले, इतनी बात तो आपको दिमाग में बैठ गई कि अब हिंदी कहां तक कवर किया, तो यूपी बिहार झारखंड वाले एरिया को कवर कर लिया। तो कश्मीर सिंधी और ये क्या हो गया, पंजाबी हिंदी। और उसके बाद यहां आएंगे तो क्या हो जाएगा, बंगाली आ जाएगा। बंगाल आ गए हम, तो बंगाली आएगा कि नहीं आएगा, बताइए आप ही लोग। तो कश्मीर सिंधी पंजाब हिंदी बंगाली, और यहां पे हो जाएगा आसामी। यहां कौन सी हो जाएगी, आसामी लैंग्वेज हो जाएगी। आसाम है ना, ये हमारा कौन सा स्टेट है, आसाम स्टेट है। घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम आपको 1 बाय 1 सारे स्टेट भी पढ़ाएंगे, तो वहां आपको मतलब चीजें पता चल जाएगी कहाँ कौन सा स्टेट है। ठीक है, लेकिन अभी जो है ना ओवरऑल आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे कि कहाँ क्या है। अब जैसे कि मैप एकदम एग्जैक्टली बनाने का मैंने कोशिश करा है, थोड़ा इधर उधर होगा तो आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि हाँ मैप जो है लगभग सिमिलर है। तो आप मेरे साथ रिपीट करेंगे कौन कौन से लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज में याद करने हैं, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली आसामी। बंगाली आसामी, उसके बाद यहाँ आता है उड़ीसा यानी कि उड़िया। यहाँ कौन सी लैंग्वेज है, उड़िया। कौन सी लैंग्वेज है, तो उड़िया लैंग्वेज है। तो चलिए हम रिपीट करते हैं कि कौन कौन सा हो गया, कश्मीरी सिंधी, दो दो करके याद कीजिए, कश्मीर सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली आसामी और उड़िया। उड़िया के बाद थोड़ा सा हम लोग उड़ेंगे यहाँ से, ठीक है, उड़ के थोड़ा आगे चले जाएंगे। यहाँ से हो जाएगा कश्मीर सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली आसामी, बंगाली आसामी उड़िया, और यहाँ से चले आएंगे गुजराती। उड़िया के बाद कहाँ पहुंचाएंगे, गुजराती। तो रिपीट करिएगा, कश्मीर सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली आसामी उड़िया और गुजराती। उड़िया के बाद क्या याद रखेंगे, गुजराती। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ महाराष्ट्र से हो जाएगा मराठी, क्या हो जाएगा, गुजराती के बाद मराठी कन्नड़। इसके बाद कर्नाटका में कौन सी लैंग्वेज है, कन्नड़। इतनी बात आप याद रखेंगे। कश्मीर सिंधी, ये मैं फिर से लिख देता, कश्मीर सिंधी, और ये कौन सी होगी, पंजाबी। कश्मीर सिंधी पंजाबी हिंदी, कश्मीर सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली आसामी,
बंगाली, आसामी, बंगाली, असामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़। इसके बाद और कौन से लैंग्वेज है? मराठी, कन्नड़ के बाद हम बात करें तो हो जाएगा तेलुगु, तमिल और मलयालम। ये हो जाएंगे तेलुगु, तमिल और मलयालम। कौन? ये वाला एरिया हो गया मलयालम। चलिए अब हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आप हमारे साथ रिपीट करते रहेंगे। रिपीट करेंगे तो आपको अलग से बैठ के रटने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही मैं कश्मीर सिंधी बोलूं तो आपके दिमाग में ये वाला इमेज बन जाना चाहिए कि ऊपर वाले एरिया को कश्मीर सिंधी बोल रहे हैं। अगर मैप आपके दिमाग में मेरे बोलने के साथ अगर रन करता है तो आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अलग से दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ओवरऑल बातों को क्या है ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जो है आगे याद करते हैं। चलिए देखते हैं। कश्मीर सिंधी, हमारे साथ बोलेंगे कश्मीर सिंधी, पंजाबी हिंदी, कश्मीर सिंधी, पंजाबी हिंदी, बंगाली असमी, बंगाली आसामी, उड़िया गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। इतनी भाषाएं आप समझ गए। इसके अलावा कौन कौन सी भाषा है जो हमें समझने हैं? तो देखिए अब कुछ धार्मिक लैंग्वेज पे चले आते हैं। धार्मिक मतलब जो ऐसे जात बिरादरी हमारे यहाँ बटा हुआ है उसके हिसाब से देख लेते हैं। इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले तो उर्दू आता है, उर्दू, संस्कृत। अब आप लोग थोड़ा सा उल्टा पुल्टा नहीं सोचेंगे कि उर्दू पहले क्यों बोल दिए, संस्कृत बाद में क्यों बोले। लैंग्वेज समझ रहे हैं, बस यहीं पे रखेंगे हम लोग अभी। तो इतनी भाषा के बाद देखेंगे उर्दू, संस्कृत। इसके बाद आता है नेपाली। अब नेपाली आप कहेंगे कि नेपाल तो हमारा यहाँ का मतलब हमारी तो है ही नहीं, वो हमारे यहाँ उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो एक अलग देश है, अलग है, फिर भी हम उसके लैंग्वेज को क्यों मान्यता दिए? तो नेपाल के साथ हमारा एक रोटी बेटी का संबंध है। रोटी बेटी इन द सेंस क्या होता है कि रोटी बेटी से आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ के लोगों का, नेपाल के लोगों का शादी जो है यूपी बिहार में हो जाता है। इनफैक्ट हम अपने राम जी को देखेंगे जिनको हम भगवान मानते हैं, उनका भी जो ये है वो जनकपुर में उनकी शादी हुई। तो जनकपुर एक्चुअली में तो नेपाल में ही पड़ता है। तो एक रोटी बेटी का संबंध होने की वजह से अब आपस में जो है ना एक वो होने की वजह से बहुत ज्यादा मतलब जैसे कि वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अगर भारत के हैं तो बिना किसी वीजा वगैरह के क्या कर सकते हैं, नेपाल जा सकते हैं, वहां के लोग आ सकते हैं, वहां के लोग हमारे यहाँ नौकरी करने आते हैं, हमारे लोग वहां घूमने पर्यटन वगैरह के लिए जाते हैं। तो रोटी बेटी का संबंध है, वहां के लोगों का शादी हमारे यहाँ हो जाता है। इतना ज्यादा क्लोजनेस होने की वजह से जो है इनके भाषा को भी हमारे संविधान में मान्यता दी गई है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं उर्दू, संस्कृत, नेपाली, इसके बाद मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी और कोंकणी, मणिपुरी और कोंकणी, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और इसके बाद हमको याद रखने हैं बोडो, डोगरो, बोडो, डोगरा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरो, मैथिली, संथाली, मैथिली और संथाली। ये हमारे टोटल 22 लैंग्वेज हैं जो हमको याद रखने हैं, जो हमें पता होनी चाहिए। अगर आपका पकड़ अच्छा हो जाएगा, अगर आप अपने मैप को बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं, आप आंख बंद करके एक ही बार में बोल सकते हैं कश्मीर सिंधी पंजाबी हिंदी, कश्मीर सिंधी पंजाबी हिंदी। आंख बंद करिए, आंख बंद करके मैप पे थोड़ा सा फोकस करिए। मैप पे जैसे ही फोकस करेंगे आपको अपने आप जो है सारे लैंग्वेज समझ में आने लगेंगे, आप अपने आप बोलना शुरू कर देंगे। बस रिपीट करते रहिए हमारे साथ, कश्मीर सिंधी पंजाबी हिंदी, उसके बाद कौन सा है पंजाबी हिंदी, बंगाली, आसामी, आसामी के बाद उड़िया, गुजराती, गुजराती के बाद मराठी, मराठी के बाद कौन सा जाएगा कन्नड़, कन्नड़ के बाद तमिल, तेलुगु, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मलयालम। इसके बाद पकड़ेंगे उर्दू, संस्कृत, उर्दू, संस्कृत, ये दो हो जाएगा। उसके बाद नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरो, संथाली, मैथिली। हो गए 22 लैंग्वेज खत्म। अगर हमको मैप का आइडिया है, हमको लैंग्वेज एक्चुअली में हमने बैठ के कभी याद नहीं किया, हम कभी ऐसा नहीं सोचे कि हाँ भाई चलो याद कर लेते हैं 1 by 1 हमको पढ़ाना है या आपको बताना, नहीं, कभी नहीं। हम बस अपने मैप को, जिस तरह से हमारे टीचर ने हमें बताया कि बस मैप को अपने दिमाग में रखो, बाकी अपने आप याद हो जाएगा। मैंने भी वही करा, मैप को दिमाग में रखा, कश्मीरी सिंधी को देखते ही मेरे दिमाग में जम्मू कश्मीर का इमेज बनता है, कश्मीरी सिंधी। उसके बाद नीचे हम हरियाणा के नीचे आ जाएंगे पंजाब, कश्मीरी सिंधी पंजाब, कश्मीरी सिंधी पंजाब नहीं पंजाबी बोलेंगे क्योंकि लैंग्वेज बोल रहे हैं ना, तो कश्मीरी सिंधी पंजाबी। इसके बाद यूपी बिहार हिंदी, कश्मीरी सिंधी पंजाब
पंजाबी, हिंदी, इसके बाद हमारे बंगाली, बंगाल है हमारे बगल में तो बंगाली, असमी, उधर चल जाएंगे ऊपर असमी, असमी का इधर जाएगा उड़िया, फिर इधर जाएगा गुजराती, उसके नीचे मराठी, मराठी के नीचे जाएगा कन्नड़, उसके बाद जाएगा तेलुगु, तमिल, मलयालम। इतना काम खत्म हो गया। अब थोड़ा सा जाति पे आ जाते हैं तो उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, उसके बाद बोडो, डोगरो, मैथिली, संथाली, दैट्स ऑल। 22 लैंग्वेज खत्म हो गए। तो कितना आसान हो जाता है ना जब हम चीजों को थोड़ा सा समझ लेते हैं, मैप के थ्रू, अपने इमेज के थ्रू जो है कोई भी चीज को याद करने की कोशिश करते हैं। तो दैट्स ऑल। आप इस तरह से एक 1 बाय 1 करके नहीं याद करेंगे, आप इमेज बना बनाकर जो है याद करेंगे ताकि चीजें जो है बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाए, आप समझ जाए। चलिए अब जो है इसके साथ इतने लैंग्वेज पढ़ने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सबसे इंटरेस्टेड जो है, अब हम स्टार्ट करते हैं जो है जम्मू कश्मीर को स्टार्ट करते हैं। आइए अब हम देखते हैं अपने जम्मू कश्मीर को। तो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो ये जो है ये उस समय की बात है जब जम्मू कश्मीर, जैसे अभी वर्तमान भारत की बात करें तो हमारा जम्मू कश्मीर जो अभी हमारे भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में वो इस तरीके से नहीं है। देखिए हुआ क्या था एक्चुअली में, हम आपको बताते हैं कि ये वाला अगर हम पोर्शन को देखें, हमारा जो ये 30%, यहाँ से कितने 30% एरिया जो है ये पीओके है। पीओके बोले तो पाकिस्तान, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। पीओके बोले तो क्या है इसका मतलब, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये कश्मीर का वो 30% हिस्सा है जो आज किसके जिम्मे में है, आज किसका मतलब किसने इस पे अधिकार कर लिया है, तो पाकिस्तान ने इस पे 30% पे अधिकार कर लिया है। वहीं अगर हम इस तरफ 10% की बात करें तो इधर का 10% जो है इस पे किसने अधिकार किया है, चाइना ने अधिकार कर लिया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये 10% वाला हिस्सा को देखते हैं। और हमारे पास कितने परसेंट हैं अभी, तो 60% हमारे पास है। 40 और 60 100, यानी कि पूरे 100% जम्मू कश्मीर में से 30% पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, और 10% जो है ये चाइना ने अपनी जो है विस्तारवादी नीति से जो है यहाँ पे हड़प लिया। तो चलिए हम देखते हैं कि कुछ बातें जो है, जानकारी जो है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हम जानते हैं। जम्मू कश्मीर जो है ना ये काफ़ी मतलब जो है इतिहास में भी जो है काफ़ी ये ऐसा बोल सकते हैं कि मारपीट वाला क्षेत्र रहा, कभी भी यहाँ शांति जैसी बात जो है देखने को नहीं मिली। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जब लगभग अंतिम, यहाँ पे जो अंतिम शासक की बात करें तो यहाँ के अंतिम शासक हरि सिंह थे, जिनके बारे में आप पहले से जानते होंगे। तो हरि सिंह जो थे यहाँ के अंतिम शासक थे, उन्हीं के बेटे फिर यहाँ पे जो हरि सिंह अंतिम शासक थे, और वहाँ जो उनका मंत्री था, जो उनके मंत्री थे उनका नाम था शेख अब्दुल्ला। ये शेख अब्दुल्ला बहुत ही जो है इन्हीं का सारा किया धरा है, शेख अब्दुल्ला। ठीक है, शेख अब्दुल्ला जो थे इन्हीं का पोता, इन्हीं का बेटा, उनके बाद इनका बेटा ये संभालने लगा, और इनके बेटा के बाद इन्हीं का पोता जिसका नाम उमर अब्दुल्ला था। ये कुछ दिन पहले तक जो है, अभी 370 लॉ हटने से पहले तक उमर अब्दुल्ला जो है यही सीएम था वहां का। ठीक है, चलिए उमर अब्दुल्ला और शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला जो था वो अंतिम शासक हरि सिंह का कौन था, तो ये मंत्री था। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि क्या घटना घटी, कैसे ये चाइना जो है ये 10% पे अधिकार कर लिया। तो आइए हम देखते हैं लगभग 1962 की बात करें। 1962 में हुआ था इंडो साइनो वार। कौन सा हुआ था, इंडो साइनो वार। इंडो साइनो वार। इसी इंडो साइनो वार में चाइना ने क्या किया, ये वाले एरिया को अपना लिया। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं कि चाइना जो है इसकी विस्तारवादी नीति जो है ये नॉट इवन इन इंडिया बट इनके जितने भी जो चाइना की अगर मैं बात करूं तो चाइना से लगे जितने भी देश हैं वो सब की तरफ जो है अपना विस्तार करता है। इसमें गलती कहीं ना कहीं हमारी भी है, नेहरू की भी बहुत बड़ी गलती है। देखिए हुआ क्या, ये है हमारा तिब्बत का एरिया। ठीक है, ये कौन सा है, हमारा तिब्बत, नॉट हमारा तिब्बत, वो एक तिब्बत देश था। ऑलरेडी क्या था, तिब्बत एक देश था जिसपे क्या किया चाइना ने जो है अधिकार कर लिया। इस पे क्या किया चाइना, अधिकार कर लिया। यहाँ के जो ये प्रधानमंत्री थे, जो यहाँ के मतलब ये अलग ही देश था, तो उस पे ये वार करके क्या किया, इसको अधिकार कर लिया। और इसको अधिकार करने के बाद वो क्या किया, हमारे लद्दाख वाले एरिया में घुस गया। उसका क्या कहना है, उसका कहना है कि ये जो तिब्बत है, ये तिब्बत उनका पाम है। पाम मतलब समझ रहे, हथेली, हथेली है। ये हथेली को बोलता है वो तिब्बत। और तिब्बत के 5 उंगली कहता है। 5 उंगली किसे किसे कहता है, एक लद्दाख को कहता है, दूसरा नेपाल को कहता है, तीसरा सिक्किम को कहता है, और चौथा अरुणाचल प्रदेश को कहता है। इसमें एक एरिया और भी है,
उसके 5 में एक ये हो गया, दूसरा भूटान हो गया, तीसरा सिक्किम हो गया, चौथा 5वां। हाँ 5 यही है। कौन कौन से? एक लद्दाख है, दूसरा नेपाल, तीसरा सिक्किम, चौथा भूटान और 5वां अरुणाचल प्रदेश। वो कहता है कि जब तक हम ये 5 को अपने अधीन नहीं ले लेंगे तब तक जो है उसका विस्तारवादी नीति चलता रहेगा, वो तब तक इसके लिए लड़ता रहेगा। वो क्या कहता है कि ये पाम जो है ये तिब्बत है और इस पाम की 5 हथेलियां हैं। कौन कौन? लद्दाख और नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। और ये 5 को वो अपनाना चाहता है। इसी नीति के तहत उसने क्या किया? इसी नीति के तहत उसने जो है सबसे पहले तिब्बत पे कब्जा करी और तिब्बत के बाद जो है वो लद्दाख में घुस गया और क्या कर दिया? लद्दाख में घुस के इंडो साइनो वार को परफॉर्म किया और इस वार के तहत जो है उसने यहाँ पे 10% हमारे लद्दाख के 10% एरिया पे जो है कब्जा कर लिया, अपना अधिकार बना लिया। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि ये अधिकार जो बनाया तो उस समय हमारे पास इतनी भी कम सेना नहीं थी कि हम इसका डिफेंस नहीं कर सकते थे, या फिर उस समय जो स्थिति थी ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब देश की अच्छी नहीं थी, क्योंकि देश हमारा तुरंत आज़ाद हुआ था। तो कई सारी मतलब दिक्कतें थी हमारे यहाँ, बेरोजगारी था और कई सारा दिक्कत था, मतलब जिसकी वजह से जो है हम सर्वाइव नहीं कर सकते थे। ठीक है, हम लड़ नहीं सकते थे, वो भी चाइना जैसे देश से बिल्कुल भी लड़ नहीं सकते थे। तो उस समय हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे नेहरू जी थे उनका जो है नीति जो था, उनका विचार जो था चाइना को लेके सॉफ्ट हो जाता था, मतलब ये एकदम सही नहीं था। हालांकि उस समय के सिचुएशन के हिसाब से क्या सही था क्या गलत था ये आज डिसीजन ले पाना बहुत ही आसान है, लेकिन उस समय के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। तो होप आप इस 10% को जो है भली भांति समझ गए होंगे कि 10% जो चाइना ने अधिकार किया वो इंडो साइनो वार से किया, और क्यों किया ये भी मैंने आपको बता दिया कि क्यों किया। क्योंकि वो क्या कहता है कि ये तिब्बत जो है ये क्या है, तिब्बत को क्या मानता है? वो हथेली है और उसे 5 उंगली और गेन करने हैं। अब उस बेवकूफ को कौन समझाए कि अब भारत वो भारत नहीं है और जल्दी ही जो है ये 10% हमारा हिस्सा बनेगा। बस जरूरत है किसी ऐसे प्रधानमंत्री की जो क्या करे, सारा कुछ भूलकर और देश के लिए क्या करने लगे, पूरी तरह से कुर्बान हो जाए, मतलब गर्म खून वाला हो, एकदम से हमला करे, सब राफ साफ। देखिए तो ये हो गया हमारा 10% का कहानी। बाकी जो है बाकी हम 30% का जो कहानी है, बाकी जो ये 30% का कहानी है ये जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये जो है ये भी थोड़ा सा मतलब आप पाकिस्तान को तो भली बात ही जानते ही हैं, उसके बिहेवियर, उसके नेचर के बारे में, टुकड़ों पे पलने वालों के बारे में तो आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो नेक्स्ट क्लास जो है 30% जो है जो POK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, इसके बारे में जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, चलिए जम्मू कश्मीर आज मैंने स्टार्ट कर दिया और आपको 10% बता भी दिया, बाकी का 60% और 30% जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आता है आपको, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।